हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित की जो समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए, इस समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली है उसके अंतर्गत 4 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन, इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन, उन सबको जब भी सोल्व करने की बात आए तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए और उनके अंतर्गत उन 4 चीज़ों की पहचान कर लीजिए और जो पूछा जाएगा फिर उसको अपन बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखते हैं। समांतर श्रेणी, तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अंकों की ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत प्रत्येक पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने या फिर घटाने पर अगर अगला पद प्राप्त होता है तो उस व्यवस्था को समांतर श्रेणी कहते हैं। और वह निश्चित संख्या जो जोड़ी या घटाई जाती है उसको उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहा जाता है। तो आप इस परिभाषा को जरूर लिख लीजिए। ये इस परिभाषा को मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कि संख्याओं की ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत प्रत्येक पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त होता है तो उस व्यवस्था को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। इस व्यवस्था का जो सबसे पहला अक्षर होता है, सबसे पहली जो संख्या होती है उसको प्रथम पद, तथा इसमें जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उस संख्या को सार्वंतर कहते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से कोई संख्या ही चल रही है तो ये जो 2, 4, 6, 8 ये सारी क्या है, संख्या है। और दो इसको ऐसे अरेंज किया गया है, ये इसकी व्यवस्था है। अब इसमें जो सबसे पहला लिखा हुआ था उसको प्रथम पद बोलते हैं और इसको स्मॉल ए से दर्शाते हैं। और इन दो के बीच जो अंतर है वही अंतर फिर इन दो के बीच में होगा और सेम वही अंतर इन दोनों के बीच में होगा। और ये जो अंतर है इसी को बोलते हैं सहर्वय अंतर। तो इस तरीके, और इसको स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। और देखो ए डी, और एक इसमें होता है एन और एक होता है ए एन। देखो एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ए एन का मतलब होता है एनवें पद का मान। इसके बाद देखिए इन चारों में एक संबंध है, जिस संबंध के माध्यम से अधिकतर क्वेश्चन से वो सोल्व हो जाते हैं। तो वो संबंध क्या है, देखो ए एन डी और ए एन, इन चारों में संबंध ये होता है कि इसकी वैल्यू के लिए ए एन बराबर, यहाँ पर जो होता है जितना भी पद अपने को पूछे वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन इसमें से ए घटाते हैं, ए घटा दो। अब देखो इसका काम हो गया और ये भी आ गया। अब बच्चे को ये दोनों, इसका तो करना होता है इससे गुणा और इसको इसमें करते हैं जोड़ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये एक फॉर्मूला है जो इन चारों चीजों को एक साथ कंबाइंड करता है। आपको जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ना है, पता करना है कि ए की वैल्यू क्या है, एन की क्या है, डी की क्या है, एन की क्या है, जितनी दे रखी है उन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लिख लेनी कि ये दे रखा है। उसके बाद इस फॉर्मूले में जैसे जैसे आप पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको अपनी वैल्यूज आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो अपनी जी 5.1 प्रश्नावली है उसमें ये फॉर्मूला काम में आएगा और कुछ बेसिक चीजें जो काम में आएगी। तो देखिए अपन पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा रहेगा कि अपने को कुछ शाब्दिक एपी देगा। शाब्दिक एपी का मतलब है कि हमें कुछ पहेली के रूप में बताया जाएगा कि किसी चीज के बारे में। जैसे मान लो अपना 5.1 है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो एक गाड़ी का किराया वाला है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया शायद 15 रुपये लगता है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया वो 8-8 रुपये लगता है। तो इस प्रकार जी की जो एपी होगी वो अपने को शाब्दिक एपी देगा। अपने को क्या करना है कि पता करना है कि इस शाब्दिक जो ये शाब्दिक व्यवस्था दे रखी है अंकों की वह एपी होगी या नहीं, ये हमें पता लगाना होगा। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, कंसेप्ट फर्स्ट जो अपने को दी गई शाब्दिक एपी में प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने को जो दी गई शाब्दिक एपी है
मतलब जो अपने को शर्त या कंडीशंस देगा उससे दी गई शाब्दिक एपी में प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं। उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। उन 3 पदों के बाद जैसे मान लिया A1, A2 और A3। अब हमें क्या करना है, किसी भी अंकों की व्यवस्था को एपी होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त होती है कि उसका जो डी सार्वअंतर है वो समान होना चाहिए। तो देखिए, और डी ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए तभी डी आता है। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, और अंतर हमेशा 2 चीजों में होता है। तो डी ज्ञात करने के लिए 2 पद होने चाहिए। अपन क्या करते हैं कि दो D1 और D2 किसी एपी के लिए अगर D1 D2 निकालते हैं वो दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि वो सार उन दोनों चीज जो जिसका अपन ने अंतर निकाला है उन दोनों का अंतर बराबर है और उसे सार्वंतर कहते हैं। तो एक एपी को प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 पद होने चाहिए। यहाँ पर अपन A1 A2 A3 ले लेते हैं। D1 निकालेंगे तो D1 A2 माइनस A1 आता है और D2 A3 माइनस A2 आता है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों के मध्य जो अंतर है वो बराबर है और इन तीनों की जो व्यवस्था है वो समांतर श्रेणी की व्यवस्था कहलाएगी। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा कि जो शाब्दिक एपी दे रखी है उसकी प्रत्येक शर्त को मानते हुए हमें 3 अंकों की व्यवस्था कर लेनी है। जो शर्त देगा उसके अकॉर्डिंग 3 अंकों की व्यवस्था जरूर प्राप्त कर लेनी है। उन 3 अंकों के अंतर्गत D1 और D2 प्राप्त करना। अगर D1 और D2 बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि जो अंकों की व्यवस्था है वो समांतर श्रेणी होगी। तो चलते हैं अपन 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें कुछ शाब्दिक एपी जो शाब्दिक व्यवस्था दी गई अंकों की। अब हम प्रूफ करते हैं कि वाकई वो एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपया 8 है। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में बोर्ड पे लिखा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगता है और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए प्रथम के लिए 15 लगता है और जो अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर चलता है उसके लिए 8 रुपया लेता है। तो देखो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है, माना कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसको इस तरफ जाना है आगे की तरफ, यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ तक 2 किलोमीटर, ये वाला 3 किलोमीटर। अब हम 3 किलोमीटर तक चलते हैं, आगे खूब चल सकते हैं लेकिन एक एपी के लिए अपने को कम से कम 3 पद चाहिए, तो अपन 3 किलोमीटर तक चलते हैं। आगे आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। संख्याओं की व्यवस्था को एपी प्रूफ करने के लिए 3 स्टेप खूब होती है, तो अपन 3 तक चलेंगे। मान लिया कि व्यक्ति यहाँ पर है, जब यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ आता है प्रथम किलोमीटर के लिए तो इसका 15 रुपये किराया लगता है। अब जो ऑटो वाला वो बोलता है कि यहाँ से जाने पर आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे। अब प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा लगते रहते हैं, तो बताओ इसके लिए 8 लगेंगे और इसके लिए भी 8 लगेंगे और इसके लिए फिर 8 लगते जाएंगे। तो देखो यहाँ तक जब व्यक्ति आया तब उसे सिर्फ 15 रुपये देने पड़े, लेकिन जब यहाँ तक आएगा तो ये 15 तो देने ही पड़ेंगे, ये 8 और देने पड़ेंगे। तो यहाँ तक का जो टोटल है वो 15 + 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस वाले में 15 + 8 + 8 इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो पहले वाले में 15 रुपये लगे थे, दूसरे वाले में 15 और 8 23 और फिर 23 और 8 31। तो ये जो देखो व्यवस्था आई है व्यक्ति द्वारा दिए गए किराए की व्यवस्था। सबसे पहले किलोमीटर के लिए उसने 15 दिए, फिर 23 दिए और फिर 31 दिए। तो ये जो व्यवस्था है वो किसकी है? किराए के लिए। तो जो किराए के लिए एपी बनी है वो क्या बनी है? 15, 23 और 31। अब अपने को व्यवस्था निकाल ली। सब अपना क्वेश्चन था कि आपको बताना था एपी है या नहीं है तो कैसे। तो देखिए सबसे पहले एपी होने के लिए अंकों की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अंकों की व्यवस्था को ही एपी कहते हैं जब उनके क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है। तो सबसे पहले व्यवस्था तो अपन ने व्यवस्था तो प्राप्त कर ली। अब हम देखेंगे कि ये व्यवस्था एपी है या नहीं। और एपी होने के लिए अपन ने पता किया है कि उसके D1 और D2 अगर अपन बराबर कर देते हैं तो वाकई वो व्यवस्था है वो एपी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो देखिए मैं यहाँ पर D1 D2 निकाल रहा हूँ। D1 के लिए तो A2 - A1 होगा, जो कि A2 यहाँ पर 23 है माइनस ये है वो 15 है, तो आंसर आ जाएगा 8। तो ये आएगा D1। अब अपन D2 निकालते हैं तो D2 हो जाएगा A3 - A2। अपने पास यहाँ पर A3 31 है माइनस जो A2 है वो 23 है, तो ये हो जाएगा 8। चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः यह व्यवस्था एपी में है।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से इन अंकों की व्यवस्थाओं को, इस शाब्दिक एपी को कर सकते हैं। देखो इसके बाद 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे, इस अंकों की व्यवस्था के लिए 4 क्वेश्चन दे रखे। एक ये बेलन वाला है, ये बेलन वाला करवा देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए करना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, या फिर मेरे को डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पर, जिस माध्यम से भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कर सकते हो। PDF के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर वीडियो, अगर आपको PDF से ना समझ में आए तो वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अपन सेकंड वाला की ओर कर लेते हैं। फिर तीसरा और जो चौथा है वो ईजी है, कोशिश करना आपसे हो जाएगा, ना होगा तो मैं करवा दूंगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट पहले का दूसरा है वो है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक बेलन है, उसमें हवा है, और उस हवा को अपन किसी पंप से बाहर निकाल रहे हैं, और वो पंप प्रत्येक बार जितनी हवा है उसका 1/4 भाग को बाहर निकाल देता है, जो शेष बचती है उसको। तो देखो उपस्थित हवा का 1/4, जैसे मान लिया कि ये बेलन है, इसमें अक्स हवा। अब पहली बार में देखो प्रथम चरण फर्स्ट, इसमें यहाँ से जो उपस्थित हवा उसका 1/4, देखो इसका 1/4 अक्स ये हवा थी, इसमें से बाहर निकलने का मतलब होता है घटाना, भाई घटा दोगे तो बाहर निकल जाएगी। इसका 1/4 तो अक्स और का 1/4, जब भी 1/4 किसी का भी कोई भाग निकालना, फ्रैक्शन मतलब 1/4, किसी का 2/5, 7/8, जब का और भाग वगैरह निकालना हो तो आप जैसे गुणा और ये निकाल सकते। जैसे अक्स का 1/4 है तो अक्स का मतलब गुणा और 1/4 ऐसा का ऐसा। तो देखिए जब अपन इसे घटाते हैं तो अक्स माइनस अक्स/4, ये 4 और 4 में से देखो लघुत्तम आ जाएंगे 4, और ये 4 से गुणा होगा तो 4x माइनस अक्स बराबर हो जाएगा 3x/4। अब देखो जब इसमें से हवा निकल गई, x/4 हवा निकली, तो ये लो बेलन में अब जो उपस्थित हवा वो कितनी बच गई, ये हवा बच गई 3x/4। अब इसमें से चरण सेकंड में जो हवा निकलेगी, देखो उपस्थित हवा 3x/4 है, इसका जो हवा उपस्थित है उसका 1/4 हवा निकलती है, तो देखो माइनस मतलब हवा बाहर निकल रही है, और ये तो है इसका 1/4, इसका मतलब देखो 3x/4 फिर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x और 4 से 4 तो 16। अब इसको घटाओगे आप तो देखो जब भी अपन को सही बट्टा को जोड़ बाकी करनी हो तो अपन लघुत्तम लेते हैं या फिर इन दोनों को बराबर कर लो। देखो मैं ऊपर नीचे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ 16 हो जाएंगे, तो नीचे तो 16 में 16 आएंगे, ये 4 3 12, और 12 में से 3x गए तो 9x। तो देखो सेकंड जो स्टेप है, अब जो इसमें हवा बचेगी वो ए बच जाएगी, मतलब जो नई कंडीशन बचेगी वो 3x/16। अब देखो प्रत्येक बार हवा निकलने के बाद जो बेलन है उसमें कितनी कितनी हवा बच जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले अक्स थी, फिर हवा निकलने के बाद 3x/4 हो गई, उसके बाद इसका 1/4 निकली तो 9x/16 हो गई। ये उस उपस्थित हवा की व्यवस्था आ गई। अब हमें इस व्यवस्था का एपी होना या ना होना डिसाइड करना है। उसके लिए वही बात, ये A1, ये A2 और ये A3, अपन को D1 और D2 निकालना है। दोनों बराबर आएंगे तो एपी है, और दोनों बराबर नहीं आएंगे तो एपी नहीं है। तो देखिए यहाँ से अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो चूंकि A1 अक्स A2 बराबर 3x/4, अतः D1 बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ A2 - A1 की जगह 3x/4 माइनस का अक्स। तो देखो यहाँ पर ये 3x, इसका जो अंतर है वो अपन निकालते हैं, तो 3x माइनस का 4x/4। डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिजली की अव्यवस्था के कारण वीडियो को इस तरीके से माध्यम न करते हुए ऑन स्क्रीन वीडियो के माध्यम से आगे का जो वीडियो है उसका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर अपनी दिक्कत को आप व्हाट्सएप पे मुझे अबाउट में नंबर दिए गए के माध्यम से मुझ तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को आगे अपन इस प्रकार से आगे प्रस्तुत करेंगे, तो आगे देखते रहिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अपन उस क्वेश्चन में ये जो एपी के पद है वो निकाल चुके थे, जिनमें जो अपना पहला पद है
वो अक्स, दूसरा पद 3x/4 और तीसरा पद है वो 9x/16 आ गया था। उसके बाद अपन को इन दोनों के लिए D1 और इन दोनों के लिए D2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन देखो D1 निकालते हैं। D1 अपना आ जाएगा A2 माइनस A1, और यहाँ पर अपना जो A2 है वो 3x/4 और माइनस का अक्स है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 4x/4 बराबर ये जाएगा तो माइनस का x/4, जो कि अपना क्या है D1। अब अपन D2 निकालते हैं, तो देखिए D2 के लिए D2 होता है A3 माइनस A2, और अपना यहाँ पर जो A2 है वो 3x/4 और A3 है वो 9x/16। देखिए यहाँ पर ये रहा, ये A1, ये A2 और ये वाला A3, तो 9x/16 में से 3x/4 अपने को घटाना है। तो देखिए आगे इसको सोल्व करते D2 के लिए A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 9x/16 माइनस का 3x/4। अब ऐसा जब अपन को कोई कैलकुलेशन करनी हो तो अपन नीचे का जो हर है वो उसको बराबर करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग करेंगे, तो देखो नीचे तो 16 हो जाएंगे, तो यहाँ से तो 9x और माइनस ऊपर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4 3 12x, तो आंसर आ जाएगा। देखो 9 में से 12 घटाना तो आंसर आएगा माइनस का, और 9 के बाद 10 11 12 3 x/16, तो ये अपना आया D2। ठीक है, अब देखिए जो अपना D1 है, ये अपना D1 है और ये अपना D2 है। चूँकि यहाँ पर जो D1 है वो बराबर नहीं है D2 के। ठीक है, अब जब D1 और D2 बराबर नहीं होते हैं तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, D1 की तो माइनस का x/4 और D2 की वैल्यू आ रही है माइनस का 3x/16, जो कि क्या है बराबर नहीं है। और जब D1 D2 बराबर नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो अंकों की व्यवस्था है वो AP नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आगे का इस तरीके से करवाया है। यहाँ प्रत्येक पद के मध्य जो अंतर अर्थात सार्वंत्र वो समान नहीं है, अतः यह व्यवस्था AP में नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसकी लास्ट में डिफाइन कर सकते हो कि वाकई ये AP नहीं है। उसके बाद देखिए ये जो आगे का क्वेश्चन है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए वैसे तो बोला था कि होमवर्क कर लेना, अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, तो मैं इसको भी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने लेवल पर करें, प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत हो तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अपन चलते हैं कंसेप्ट, अगले क्वेश्चन के कंसेप्ट में। तो देखिए अपना कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि A व D दिया हो, कंसेप्ट क्या होगा, A व D दिया होगा और AP के किसी भी पद का मान ज्ञात करना हो तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। A और D दिया हुआ तो अपन किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन में अपने को A देगा और D देगा, A और D देगा, उसकी मदद से आपको कोई भी पद पूछ ले सामने वाला तो आपके AP के लिए कोई भी पद बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो चलो अपना जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसकी तरफ चलते हैं। वो देखो जो पद ज्ञात करना है उसको आप कैसे ज्ञात करोगे, उसके लिए यहाँ पर लिखा मैंने कुछ कंसेप्ट के लिए नोट्स की तरह पॉइंट्स लिखे। तो आपको कैसे पद का मान ज्ञात करना है जब A और D हो, तो सबसे पहले जिस पद का मान ज्ञात करना है उसमें से एक घटाना है। जैसे मान लो nवें पद का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर अपन ने n-1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसे D से गुणा करना है। तो जो देखो मान लो कि घटाने के बाद n-1 आया, ये रहा, तो उसको n-1 उसको D से गुणा कर देना है। ठीक है, उसके बाद तथा उसमें A जोड़ देना है। अब अगर आप इसमें जोड़ दोगे A तो ये उस nवें पद का मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी पद, अब जैसे आपको मान लो 10वां पद चाहिए तो आप इस n की जगह पे 10 रखोगे तो A10 बराबर जोड़ना तो A है प्लस यहाँ पर जो होता है उसमें से एक घटाते हैं तो 10 में से 1 गया 9 और गुणा D से तो A प्लस का 9D। इस तरीके से अपन इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इस कंसेप्ट के आधार पर अपन जो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। कि देखिए इस क्वेश्चन में अपने को A और D दिया हुआ होगा, तो सबसे पहले जो A है वो 10 दे रखा है और D है वो भी 10 दे रखा है।
तो AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो देखो सबसे पहले अपन को जो पद 4 ज्ञात करने अपन लिख लेते हैं कि वो A1 A2 और A3 A4 है। ठीक है, अब अपन A1, चूँकि जो A1 होता है वो तो जो A होता है वही A1 होता है, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया कि A1 तो A है। अब देखो A2 ज्ञात करना है अपने को। A2 ज्ञात करने के लिए अभी अभी अपन ने क्या देखा है, देखो A2 अपने क्या सीखा है कि जो यहाँ पर है उसमें से घटाना है, तो 2 माइनस का 1। ठीक है, अब इसको गुणा तो करना है D से और इसमें जोड़ना है A। अब अपन को क्वेश्चन में जो दे रखा उस A की वैल्यू तो 10 दे रखी है, तो 10 पुट कर दो। अब यहाँ पर देखो 10, 2 में से 1 गया 1, और D की भी वैल्यू 10 ही दे रखी है, तो वो भी पुट कर दो। अब देखो ये 10 प्लस ये भी 10, 10 1 से गुणा होगा तो 10, तो बताओ A2 की जो वैल्यू है वो 10 और 10 20 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन A2 की जो वैल्यू है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से A3 की वैल्यू के लिए देखो A प्लस का जो यहाँ पर था उसमें से 1 घटाना है, जो यहाँ पर था उसी में से 1 घटाया 3 माइनस का 1। उसके बाद इस वैल्यू पुट कर दी है। देखो A की वैल्यू अपन ने यहाँ पर 10 पुट कर दी है, फिर 3 में से 1 गया 2। ठीक है, और D की वैल्यू पुट करी तो ये 10। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन की गई है कि भाई 10 गुणा 2 तो ये तो हो जाता है 20, और 10 ऐसा का ऐसा रखा है, और 10 और 20 हो गए 30। तो ये अपने वैल्यू आ गई किसकी, A3 की। अब A4 की वैल्यू के लिए देखिएगा, A4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम कंसेप्ट यही रहेगा। A4 तो A और 4 है तो 4 माइनस 1 और गुणा D। A की वैल्यू पुट करो 10, 4 माइनस 1 3 और गुणा D ये 10। ठीक है, उसके बाद देखो 10 ऐसा का ऐसा रखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद में 10 को 30 से गुणा करोगे तो ये 30 यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख दिया गया, और फिर 10 और 30 है वो 40 हो गया। तो ये अपना जो वैल्यू है वो A4 की वैल्यू निकल कर आ गई। अपने को 4 पद पूछा है सामने वाले ने, तो अपन अब लिख देंगे कि हाँ भाई A4 की वैल्यू ये है A4। तो अब अतः जो AP है वो क्या हो जाएगी, अतः AP 10 20 30 इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो दिए गए क्वेश्चन है उन सबको सोल्व करना है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से बताया गया है। सबसे पहले जो दिया गया वो A बराबर लिख लेना है, और तथा D बराबर है तो उस AP के प्रथम 4 पद। माना कि वो प्रथम पद A1 A2 A3 A4 है। A1 के लिए तो A1 10 रहेगा, A2 के लिए तो इस तरीके से आप A2 ज्ञात करके दिखा देना, A3 के लिए इस तरीके से ज्ञात कर लेना, और A4 के लिए ये ज्ञात कर लेना, और अंत में लिख देना कि अतः AP इस प्रकार हो। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंतर्गत A बराबर तो दे रखा है -2 और D बराबर दे रखा है 0। ठीक है, देखो इसमें 0 था, इसमें कई स्टूडेंट्स की दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले वही बात अपन को A, तो मान लिया कि इस AP के वो जो 4 पद ज्ञात करने हैं वो कौन कौन से हैं, A1 A2 A3 और A4 है जो कि हमें ज्ञात करने। ठीक है, तो इस A1 तो हमेशा जो A दे रखा है वही A1 होगा। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पर A1 -2 दे रखा A दे रखा है, तो A1 भी -2 हो जाएगा। बात आई A2 की, तो देखो A2 के लिए 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 माइनस का 1 कर दिया, उसको गुणा D से करना है और A उसमें जोड़ना है तो A जोड़ दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू रखी तो यहाँ पर -2 आ गया, फिर 2 माइनस का 1 1 और D की वैल्यू पुट कर दी तो 0। अब 0 किसी से भी गुणा होगा तो 0 रहेगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -2 -2 आ जाएगा A2 की वैल्यू। अब सेम काम आगे वाले जितने भी पद याद करने हैं उन सब में यही करना है। तो देखिए A3 के लिए A प्लस यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 माइनस का 1 और गुणा D। A की वैल्यू करी -2 आ गया, और 3 में से गए 2 आता है, और D की वैल्यू रखी 0 तो 0 रख दी। अब 0 2 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस का जो 2 है वो बच जाएगा, तो A3 की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यही काम A4 के लिए करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो A4 के लिए भी सेम काम किया गया है कि A4 बराबर A प्लस का 4 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू पुट कर दी और 4 माइनस 1 3 और D से गुणा किया 0, और ये अपना A4 आ गया। तो बताओ AP क्या हो जाएगी। अतः अंत में आंसर लिख देना कि अतः जो AP है वो -2 इस तरीके से बढ़ती जाएगी। देखो सार्वंतर D मतलब उस संख्या में D जोड़ना या घटाना है।
टी का मतलब जोड़ने या घटाने पर जो अंकों की व्यवस्था आती है। तो आप खुद बताओ, जब प्रथम पद -2 है, अब इसमें जीरो ही जोड़ना है और जीरो ही घटाना है, या तो जोड़ दो या घटा दो। जोड़ोगे तो भी -2 आएगा, घटाओगे तो भी -2। इस तरीके से ये एपी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एपी हो गई। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि ए बराबर तो है -4, ए बराबर -4 और डी बराबर -3 है। ए बराबर +4 दे रखा है, ए बराबर +4 और डी बराबर -3। तो देखिए सबसे पहले ए ज्ञात करना है। तो A1 मान लिया कि वह AP A1 A2 A3 A4 है। तो सबसे पहले A1 के लिए तो जो ए दे रखा वही A1 होगा। ठीक है, अब A2 के लिए A + 2 - 1 × D, ए की वैल्यू पुट कर दो, 4 पुट कर दी, 2 - 1 1 होता है और डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए ए की वैल्यू तो 4 रख दिया, फिर 2 में से 1 गया 1 और डी की वैल्यू -3 रख दी। तो 4 ऐसा का ऐसा, और यहाँ से जो 3 है वो -3 आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1, तो ये A2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद A3 के लिए तो सेम काम वही A3 के लिए। A3 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, A3 है तो 3 - 1 × D। ठीक है, उसके बाद में ए की वैल्यू करी तो 4 प्लस का चिन्ह, 3 - 1 2, और ये डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करी -3। तो 4 ऐसा खासा, और जो 3 है वो -3 2 से गुणा होगा तो -6, और 4 में से 6 घटेगा तो -2 है, वो आ जाएगी अपनी वैल्यू किसकी, A3 की। तो ये आ गई A3 की वैल्यू। ये A3 की है, ये वाली A2 की है, और ये A1 की है। A1 A2 A3 आ गए। अब A4 ज्ञात करना है, क्योंकि 4 पद ज्ञात करने थे अपने को। तो देखिए A4 के लिए क्या किया जाएगा, A4 बराबर फॉर्मूला A प्लस चौथा पद है तो 4 - 1 × D। उसके बाद ए की वैल्यू पुट करोगे तो 4, और 4 - 1 3, और डी की वैल्यू -3। तो 4 तो ऐसा कैसा, और ये वाला यहाँ पर घटेगा तो गुणा होगा तो -9, और 4 में से 9 जाएंगे तो अपना जो आंसर हो आ जाएगा -5। तो ये अपना A4 हो गया। तो ठीक है, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो बताओ अब AP कौन सी हो जाएगी। अतः AP 4 - 1 4 + 1 -2 और -5, इस तरीके से अपनी AP है वो बनती जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसमें मैंने थोड़ी सी डिजिट चेंज कर दी है कि A बराबर तो -1, क्योंकि किताब में भी यही दे रखा है। किताब में जो D है वो प्लस का 1/2 दे रखा है, और मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है उसमें -1/2 ले रखा है। तो प्लस का 1/2 लेकर आप खुद सोल्व करोगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। और -1/2 लेकर सॉल्व मैंने यहाँ पर कर रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए A1 बराबर तो -1 हो जाएगा जो दे रखा है। A2 के लिए देखो A + 2 - 1 × D फॉर्मूला हो जाएगा। A की वैल्यू -1 पुट करनी है। ठीक है, और 2 - 1 होता है, और D की वैल्यू -1/2 रखती है। उसके बाद -1 ऐसा का ऐसा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो -1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो -3/2 A2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास A1 की वैल्यू आ गई, ये अपने पास A2 की वैल्यू आ गई। अब अपन A3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो A3 के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, A + 3 है तो 3 - 1 × D। A की वैल्यू पुट करो -1, 3 - 1 2 ऐसा का ऐसा, और उसके बाद D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी -1/2। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट तो -1, और पहले से -1 है तो -2। तो A3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर अपने A3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। अब A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A4 के लिए A तो जोड़ना होता है, प्लस तो A + 4 है यहाँ पर, तो 4 - 1, और D से गुणा, तो ये D से गुणा कर रखा है। ठीक है, A की वैल्यू पुट करी -1, 4 - 1 3, और D की वैल्यू -1/2। -1 ऐसा का ऐसा रख दिया है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2, और जब इसका आप सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा -5/2, जो कि हमारी A4 की वैल्यू हो जाएगी। तो अतः जो AP है वो क्या हो जाएगी, अतः जो अपन को AP ज्ञात करनी थी हो जाएगी -1, -3/2, -2, -5/2 हमारी वो AP हो जाएगी जो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद देखिए जो आगे वाला क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर सोल्व करवा रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद सोल्व करें। आप तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसके लिए जो A है वो -1.25 और जो D है वो -0.25 है। तो आप इसे होमवर्क की तरह करना, और फिर देखिए इसको आप नोट कर लीजिए और इसमें मिला लेना।
ईमानदारी से खुद को करना है। जितना ज़्यादा खुद करोगे उतना ज़्यादा खुद सीखोगे। आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और मिला लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं है। उसके बाद देखिए अपन कंसेप्ट नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका कंसेप्ट नंबर 4 देखते हैं। इसका देखो जो कंसेप्ट है वो क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम 3 या उससे ज़्यादा पद दे रखें, कोई एक अंकों की व्यवस्था दे रखी है जिसे आप एपी, जैसे बोला जाएगा कि ये एपी है या नहीं है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, तो अंकों की व्यवस्था दी हुई होगी। और अपने को क्या सबसे पहले वाला पद प्रथम पद होता है तथा डी है जो क्रमागत 2 पद है उनका अंतर डी होता है। ठीक है, तो अपने को क्या है कि एक अंकों की व्यवस्था देगा, उससे हमें पूछा जाएगा कि इसका प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो जो अंकों की व्यवस्था रहेगी उसमें जो सबसे पहला पद जो पद होगा वही उसका क्या होगा, प्रथम पद। और जो सार्वअंतर है वो क्रमागत 2 पद होगा। अगर हम क्रमागत का मतलब होता है रेगुलर, जैसे मान लो 1 2 3, तो 1 2 क्रमागत है, 2 3 क्रमागत है, लेकिन 1 और 3 है वो क्रमागत नहीं है। तो 1 2 का डिफरेंस, 2 3 का डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है वही कॉन्जुगेटिव है। ठीक है, क्रमागत होगा। तो इसका जो अंतर है वो अगर इक्वल रहे तो जो गिवन जो डाटाज है, जो सीरीज दी गई है नंबर्स की, उसको आप एपी कह सकते हो, अन्यथा नहीं। तो देखिए अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंतर्गत क्या दिया गया है, एक एपी दे रखी है 3 1 3 1 -1 -3 इस तरीके से। इसके लिए अपन को ए और डी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दी गई एपी है 3 1 -1 और -3 है। इसके लिए हमें ए और डी ज्ञात करना है। तो जो ए है वो तो इस व्यवस्था में जो सबसे पहला अंक है मतलब 3, वही इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद तो हो जाएगा 3। अब डी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई इस एपी में कोई 2 क्रमागत पद लीजिए और उनका अंतर। तो देखिए अपन क्या करते हैं, इस एपी का A2 और A3 को ले लेते हैं। ठीक है, और अपन डी ज्ञात करने के लिए करेंगे तो A3 -A2 हो जाएगा। ठीक है, तो A3 की जगह तो -1 रखेंगे तो ये रहा -1, फिर माइनस का चिन्ह तो ये माइनस का चिन्ह, और फिर A2 की जगह 1 तो ये 1 रख दिया। तो इसका जो देखिए 1 -1 फिर -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 हो जाएगा -2। तो ये तो A2 और A3 के लिए था। अगर हम A1 और A2 के लिए करेंगे तो जो D है वो क्या जाएगा, A2 का A1 और A2 की जगह तो है 1 और A2 की जगह पर है -3 +3। तो 1 -3 करोगे तो भी -2 ही आएगा। अर्थात जो D1 और D2 है वो दोनों बराबर आ रही हैं, और जब दोनों बराबर होते हैं तो वही सार्वअंतर होता है। तो हमारा जो सार्वअंतर D है वो आ जाएगा -2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, HW रहेगा, जिसके लिए जो गिवन एपी है वो है -5 -1 3 और 7। तो ये आप होमवर्क रहेगा आपके लिए, इसका ए और इसके लिए डी आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके लिए जो अपने को गिवन एपी है वो है -1/3 5/3 9/3 और 13/3। तो देखिए इसके लिए जो प्रथम पद तो पहले जो पद है वही हो जाएगा 1/3। डी सार्वअंतर के लिए अपन क्या करेंगे, या तो आप देखो यहाँ पर A3 -A2 कर सकते हो या A2 -A1 कर सकते हो, कोई एक कर लीजिएगा। अपन A3 -A2 करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर दोनों करके दिखा दिए हैं, आपका जो मर्जी जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। ये वाला देख लीजिए A3 -A2, तो A3 की जगह 9/3 और A2 की जगह 5/3, दोनों को घटाओगे तो 4/3 आएगा। सेम यही प्रोसेस आप A2 और A1 में करोगे तो वहाँ पर भी आंसर यही आएगा। तो इसका जो डी है वो 4/3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ करवा रखा है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा और इसको करना आपको खुद है। ठीक है, और फिर अगर कोई दिक्कत हो तो मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो कंसेप्ट है उस पर चलते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि दिया गया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन कंसेप्ट 5 पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या होगा, संख्याओं की व्यवस्था देगा। ठीक है, और उसके लिए अपन को पूछेगा कि एपी है या नहीं है। एपी प्रूफ करने के लिए D1 D2 बराबर होना चाहिए। यदि D1 D2 बराबर है तो वह व्यवस्था एपी होगी, जहाँ D1 बराबर A2 -A1 और D2 बराबर A3 -A2 होगा। तो देखिए ये जो हमारा 5.1 का जो चौथा क्वेश्चन है उसके अंतर्गत अभी तक हमने जो 3 कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं के बारे में। पहला, किसी व्यवस्था का एपी होना या ना होना,
प्रूफ करना, अगर वो है तो उसके लिए ए और डी फाइंड आउट करना, ये कंसेप्ट हमने देखे हैं, और उसका कोई nवां पद ज्ञात करना। ये 3 कंसेप्ट अपन ने सीखे हैं, किसी व्यवस्था को एपी है या नहीं है ये पता करना, और उस अंकों की व्यवस्था में ए और डी ज्ञात करना, और उसका nवां पद ज्ञात करना। अभी तक हमने ये 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, और अपना ये जो क्वेश्चन है इसमें इन तीनों कंसेप्ट को एक साथ काम में ले लिया गया है। ठीक है, तो अपना जो ये क्वेश्चन है उसका देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है, एक अंकों की व्यवस्था देखा। ठीक है, जैसा कि इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपके लिए HW है, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको एक अंकों की व्यवस्था देगा, उसके बाद इसमें देखो 3 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ये व्यवस्था एपी है या नहीं है ये पूछेगा। दूसरी बात ए और डी ज्ञात करो इसके लिए। तीसरी बात ये आ गया तो इसका nवां पद, मतलब कोई भी पद पूछ ले, जैसे कि शायद इस क्वेश्चन में आगे के 3 पद पूछे हैं। ठीक है ना, तो आगे के 3 पद ज्ञात करना मतलब nवां पद ज्ञात करना पूछ लिया गया। तो ये तीनों कंसेप्ट अभी तक हमने एक एक करके पढ़े हैं, और अभी इस क्वेश्चन में एक साथ पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका ये जो सेकंड वाला है वो करते हैं। दी गई अंकों की व्यवस्था है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले A1, A2 और A3 को डिटरमाइन कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए। तो देखिए A1 तो है वो 2 हो जाएगा, A2 5/2 हो जाएगा, A3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, A1 ही A है तो इसका A तो डिटरमाइन हो गया, उसके बाद अपन D1 ज्ञात करते हैं। तो A2 - A1, A2 की जगह 5/2 और A1 की जगह 2 रखोगे, तो यहाँ से जो आंसर है वो 5 - 4/2, तो 1/2 इसका D1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका D2 निकालते हैं। तो D2 के लिए A3 - A2, A3 की वैल्यू 3, A2 की माइनस करोगे तो माइनस, और A2 की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। तो इसे सोल्व करोगे तो लघुत्तम अपना 2 आ जाएगा, और ये 3 दोनों इससे मल्टीप्लाई हुआ, 6 - 5, तो D2 भी 1/2 आ जाएगा। देखो अब D1 और D2 बराबर है, अतः दी गई व्यवस्था AP में है जिसका सारा अंतर D है। तो देखो AP में है या नहीं है, इसका आंसर मिल गया, ये AP में है। A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो D बराबर आ रहा है D1 D2, तो AP में होगी, और जो आंसर आ रहा है वही इसका D होगा, और जो सबसे पहले लिखा वो A होगा। तो अपने पास जो 3 क्वेश्चन थे कि AP है या नहीं है, A और D ज्ञात कीजिए, इनका आंसर आ गया है। उसके बाद इसके अगले जो पद है उनका मान पूछा है, तो उसके लिए देखो इसका A तो अब प्रथम पद तो हमें दे रखा है, तो A1 ये हो जाएगा। A2 इसमें जोड़ के निकालोगे तो ये आएगा जो कि हमें दे रखा है। इसका 3-4 पद तो दे रखे। अब अपन क्या करते हैं, इसके अगले 3 पद पूछा है, तो A5, A6 और A7 निकालते हैं। देखो A5 है, अपन ने क्या पद चाहता, जो पद याद करना हो 5 है, तो 5 में से गया 4, तो 4 को D से गुणा A जोड़ना है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो, 4 ऐसा कैसा, D की वैल्यू 1/2, 2 से 4 कटेगा 2 बार और 2 जुड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये A5 की वैल्यू। A6 के लिए क्या करना, A6 है तो 6 में से 1 घटाओगे तो 5, तो A + 5D। A की वैल्यू रखी, D की वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो ये 2 + 5/2, इसका सोल्व करोगे तो 4 2 4 और 5 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। सेम काम इसके लिए करोगे आप A7 के लिए करोगे, तो देखो A7 A प्लस का 6D, तो ये हो जाएगा 2 + 6 से 1/2, तो जो बार 13/2, और इसको 2 2 4, जब आप इसे 2 से 6 इस 6 को काटोगे तो 3, और 2 और 3 5, तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी A7 की। तो A4 तक तो आपने दे रखा था। उसके बाद अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो बताओ A5, A6 और A7 ज्ञात करने, तो इनकी वैल्यू अपन ने निकाल ली है। पहले की 4, A5 की वैल्यू 4 आई है, A6 की वैल्यू 9/2 आई है, और A7 की वैल्यू 5 आई है। तो बस इसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब को आप सोल्व करें और उनका आगे की वैल्यूज़ निकाल लें। जो ये लास्ट का क्वेश्चन है इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, तो आप जो ऊपर के 3 के जो क्वेश्चन है उनको हमने सोल्व किया है, उनमें जो कंसेप्ट लगा था वही इसमें काम में लिया जा रहा है। अगर आप ये लास्ट वाला क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो ऊपर वाले में किसी में नहीं अटकोगी, क्योंकि उन सब का जो कंक्लूजन है वो इसमें दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारी 5 पॉइंट की एक प्रश्नावली थी जिसको अपन ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद आप इसको अपने लेवल पर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसी भी आपकी कोई दिक्कत होगी उसको
सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम 5.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, कंसेप्ट हर चीज़ का करवा दिया है और एक एक दो रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी किताब के क्वेश्चन है वो खुद आप करें, जितना ज़्यादा खुद करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट कर देना, उसका अगले वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन 5.2 के बारे में कंसेप्ट और सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रैक्टिस करना, पूरी एक्सरसाइज को अपने हिसाब से अपने मेहनत से खुद निकालना। जितना ज़्यादा खुद करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।